नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। कुछ रफा दफा करना हो तो कहते हैं मिट्टी डालो यार, लेकिन राजनीति में किसी की मिट्टी पलीद करने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ने का खूब प्रचलन रहा है। बीजेपी का प्रयास रहा है कि कांग्रेस की साख को मिट्टी के मोल जितना कर देना है। उसके नाम को मिट्टी में मिला देने की चाहत के साथ मिट्टी खोदकर 50 साल से भी अधिक पुराने मुद्दे को निकाला जाता रहा है। कांग्रेस विरोधी दल साल दर साल हर साल आपातकाल को याद कर संविधान, नागरिक अधिकार, मीडिया की स्वतंत्रता जैसी संविधान प्रदत्त शक्तियों की पकड़े गए लोगों के जैसे ही जबरिया नसबंदी कर देने, न्यायपालिका के निर्देश को रद्द करते हुए राजशाही अंदाज में कुर्सी पर कब्जा करने के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पस्त करने के लिए सिस्टम की शक्ति का दुरुपयोग करने का दोषी ठहराते हुए बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। इस दौरान 4 बार सुविधा अनुसार संविधान का संशोधन भी किया गया, लेकिन कांग्रेस भी दुर्लभ मिट्टी की गढ़ी है। उल्टे वही बीजेपी पर चुनावी अभियान के दौरान संविधान बदलने को तैयार बताते हुए आरोपों की बौछार करती रही है। मिट्टी पलीद करने से मिट्टी में मिलाने तक के सियासी प्रयास को देख सुन समझ रहे मतदाता मिट्टी के माधव तो है नहीं जो किसी ने कुछ कहा और उसे मान लिया। वो भी मिट्टी और सोना में फर्क समझते हैं, परीक्षण निरीक्षण करते हैं और विवेक से निर्णय लेते हैं। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उनकी स्मरण शक्ति। जीवन यापन के जद्दोजहद में जनता कुछ भी जल्दी भूल जाती है। ऐसे में बीजेपी जनता को बार बार आपातकाल की याद दिलाती रहती है। हर साल उसी दिन देशव्यापी कार्यक्रम का आयोजन कर कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की ठसक में उसे लोकतंत्र का विरोधी करार देती रही है। ऐसे में हम भी सवाल तो पूछेंगे, आपातकाल का जिक्र क्या वोट की फसल है या लोकतंत्र की फिक्र? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय कराएं। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए संजीव मिश्रा जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रमाकांत चंदन जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, सवाल आप ही से कि आपातकाल का हर साल जिक्र किया जाता है, ये लोकतंत्र की फिक्र है या वोट की फसल? देखिए, सर्वप्रथम हम पुण्य आत्मा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को मैं सत सत नमन करता हूं बिहार वासियों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण बिहार और देश के परिवार की ओर से। आपातकाल लगाया गया, आपातकाल का 51 वर्ष आज पूरे हुए हैं और कोई अछूता नहीं रहा इस आपातकाल से। कांग्रेस की किस तरह की पूर्व की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी रही हैं, ये बताने की देश और दुनिया की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश जानता है और क्रांति अंगड़ाई ली थी इस बिहार के लोकतंत्र की पावन धरती बिहार से। लोकतंत्र की धरती पर वीर जवान के रूप में आह्वान करते हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के पीछे कहें तो हजारों हजार की संख्या में नौजवान के साथ सभी वर्ग के लोग जो तबाह थे जी। कांग्रेस के उस समय की तानाशाही रवैया, 21 महीने तक आपातकाल का जो लंबे दौर 25 जून 1975 से लेकर जो झेलने पड़े 21 महीने तक, तो उसकी जितनी भी निंदा की जाए उसकी पुरजोर निंदा होनी चाहिए। और सब जब जब आपातकाल आता है तो आपातकाल को ब्लैक डे के रूप में पूरा देश में मनाया जाता है और देश के लोग अपने आप को इस बात का याद दिलाते हैं कि तानाशाही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान को, भारत के संविधान जो प्रदत्त शक्तियां हैं जिसकी चर्चा आप कर रहे थे जी, हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब के दिए हुए संविधान को लात मारने का काम
कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री और संपूर्ण कांग्रेस ने किया। आज तक जिस तरह से उस क्रांति को कुचलने का काम इंदिरा गांधी और कांग्रेस के लोगों ने किया, वो अभी तक नसबंदी तक हमने बात की है जी। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो पत्रकार बंधु होते हैं, मीडिया वर्ग के लोग होते हैं, मीडिया हाउस होती है, उसका दमन अखबार छपने से रोक देना, नजर बंद करना, जेलों में डाल देना, सलाखों के पीछे रखना, तरह तरह की यातनाएं। मैं तो यहां तक बताऊं कि उस आंदोलन में कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी। आज के दिन मैं सारे मृत जो पवित्र आत्माएं हैं जी, मैं भारतीय जनता पार्टी बिहार की ओर से श्रद्धा सुमन इस कशिश न्यूज के माध्यम से बिहार के लोग, देश के लोग और विश्व के लोग कशिश न्यूज को देख रहे हैं, तो मैं श्रद्धा सुमन हाथ जोड़कर पुण्य आत्मा को स्मरण करना चाहता हूं और तानाशाही जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंधी, क्रांति की आंधी आई थी जी, वो आंधी आज लोकतंत्र को जीवित रखी है। बीच के कालखंडों में 70-75 वर्ष तक कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से भारत को कमजोर किया, भारत को लूटने का काम किया, आतंकवादियों का चारागाह बना दिया भारत को, तो भारत का लोगों ने सोचा कि एक सच्चे सपूत के हाथों में भारत मां की बागडोर यानी भारत की बागडोर दी जाए जी। तो आज तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, चलिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वाली सरकार देश के अंदर चल रही बिल्कुल, है। आप भूतकाल से वर्तमान में आ गए और वर्तमान में क्या हो रहा है इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। आपने व्यापक रूप से उन परिस्थितियों से हमारे दर्शकों को फिर से रूबरू कराने का प्रयास किया है। रमाकांत जी से हम यही पूछना चाहते हैं। रमाकांत जी, ये जो लोकतंत्र की फिक्र जताई जा रही है, वाकई में फिक्र है या वोट की फसल काटने की कोशिश है? उन दिनों को याद करना क्यों जरूरी है, समझना चाहेंगे आपसे भी कि आपका क्या रुख है इस पर। दीपक जी, कांग्रेस की एक ऐसी गलती 1975 में हुई जो आपातकाल लाने के बाद दृष्टिगत भी हुआ, वो यह कि उसने आपातकाल के जरिए तमाम जो अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया और उस गलती की फसल जब जब चुनाव आएगी, जब जब हर वर्ष उसे याद किया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि भाई हम वो याद दिलाना चाहते हैं कि वो वही दल है जो आपातकाल ला करके प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया था, बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध, धरना प्रदर्शन, विरोध, आपके अधिकार पर प्रतिबंध लगाया था। ये बता करके हम अपनी अगली फसल काटना चाहते हैं, इसमें तो सत्यता है जी। लेकिन अब भाजपा की मजबूरी भी है कि वो ऐसा कह करके कि वह अपनी राजनीतिक बाजी इसलिए मजबूत करना चाहती है कि अगर सामने जो हमारी जनता है उसे उन चीजों को याद न दिलाएं तो हो सकता है कि उनका मूवमेंट बैक टू कांग्रेस भी हो। इसलिए वो निषेध रूप में भी बार बार याद दिलाते हैं कि इनका चरित्र ऐसा था, आने वाले दिनों में बदलेगा नहीं, फिर वो आएंगे तो ऐसा ही करेंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इन दिनों जंगल राज की याद दिला करके इंडिया लगातार सरकार में आती है, जबकि आपने देखा होगा कि 2 बार उसी जंगल राज के साथ मिल करके नीतीश जी ने भी सरकार बनाया था। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा तो है ही, और राजनीतिक फसल ये हमेशा काटी जाएगी और हमेशा आपातकाल कांग्रेस के लिए और जंगल राजद के लिए एक मुद्दा बनेगा और उस मुद्दे के विरुद्ध जनता खड़ी होगी, और जब तक जनता खड़ी होते रहेगी तब तक राजनीतिक पार्टियां ऐसे मुद्दा बनाएगी। ये सार्वभौमिक सत्य है दीपक जी। और ये लोग राजनीति करने आए हैं, कोई सामाजिक सेवा करने तो आए नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल जी दीपक जी। चलिए, तो आपने एक चीज तो स्पष्ट की है कि राजनीतिक हित साधना इस पूरे आयोजन में एक विशेष तौर पर पृष्ठ रूप में ये मंशा है, उस बैकग्राउंड यही है कि राजनीतिक हित साधा जाए, क्योंकि राजनीतिक दल है उनका मूल उद्देश्य यही है
कि राजनीतिक रूप से हम विरोधियों पर बढ़त हासिल करें, लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे कि इस दिन को, इतिहास के उन पन्नों को पलटकर आज की पीढ़ी को उन परिस्थितियों से अवगत कराना भी तो जरूरी है कि हम इस दौर से भी गुजरे हैं। बोल देने में जो भयावहता होती है वो कम महसूस होती है जो उस समय के लोगों ने झेला है, जिन्हें आज संजीव जी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने किस तरह से उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई थी, किस तरह से निर्ममता जनता के साथ हुई थी उनके संवैधानिक अधिकारों को लेकर, इस बात का उल्लेख किया जाना भी तो जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए इतिहास को दोहराना सिर्फ इतिहास को मैंने याद करने के लिए नहीं होता है, बल्कि इतिहास के जो पॉजिटिव बिंदु हैं और जो नकारात्मक बिंदु हैं उससे साक्षात कराना भी होता है। यह इतिहास की किताबों से भी हासिल हो सकता है, भाषणों से भी हो सकता है, और हम उस स्थिति को याद करके भी हम ऐसा करते हैं। ये एक कह सकते हैं अपरोक्ष रूप से छुपी हुई बात है, लेकिन हम परोक्ष रूप से जो मूल मकसद जो होता है पार्टियों का वो यही होता है कि हम उस भय वाली दृष्टि से, हम उस भय वाली तस्वीर से हम एक सेग्रीगेशन पैदा करें जनता में, अपने पक्ष में और उसके विरुद्ध में। आपने देखा होगा कि कई तरह की तस्वीरें अचानक जारी होती है चुनाव के दरमियान में, उसका एकमात्र मकसद होता है हम जनता को अपने पक्ष में करें और जिस तस्वीर में जो शामिल हैं उन्हें जनता से दूर करें। ये एक बात है, लेकिन मुझे लगता है जहां तक कि इतिहास तो सार्वभौमिक सत्य है, आप ना भी बतलाएं तो जो आजकल के जनरेशन है वो अपने इतिहास को जानते हैं, चाहे वो समारोह के जरिए, चाहे वो इतिहास के विभिन्न पुस्तकों के जरिए, और अब तो एक आपातकाल एक अध्याय भी है जिसके द्वारा भी वो जानते हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दल परोसते हैं वहां इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां उनकी मंशा निश्चित रूप से राजनीतिक फसल काटनी। चलिए तो संजीव जी से एक राजनीतिक सवाल ही पूछ लेते हैं कि संजीव जी, जब भी चुनाव अभियान होता है विरोधी दल का, वो बीजेपी पर यह आरोप लगाती है कि संविधान बदलने की मंशा से बीजेपी बड़ी बढ़त चाहती है और जनता का बड़ा समर्थन चाहती है, लेकिन आप आरोप लगाते हैं कि संविधान बदलने के, संविधान के शक्तियों को समाप्त करने के दोषी जो लोग हैं वो इस तरह के आरोप लगाते हैं। तो क्या बीजेपी बचने का प्रयास करती है इस तरह के आरोपों को दरकिनार करके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम संविधान में विश्वास करती है और संवैधानिक जो निहित उसमें संविधान में प्रावधान है उसके अनुरूप देश चलता है, और भारत की सरकार वर्तमान में उसी संविधान के निहित चल रही है। अब विरोधी क्या कहते हैं, चुनाव के दौरान विरोधियों ने क्या कहा, राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, प्रतिपक्ष के माननीय नेता हैं, किस तरह से संविधान की एक प्रति लेकर हवाला देकर कि संविधान का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी जी और एनडीए, और पूरे गली गली घूमने का काम, जिस तरह से गली गली में चिनिया बादाम बेचा जाता है उस तरह से संविधान की प्रति दिखा दिखाकर संविधान के खिलाफ काम करने वाले कांग्रेस के लोग, इनके नेता राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी से लेकर आज तक संविधान के खिलाफ काम करने वाले राहुल गांधी तक, अब ये संविधान की दुहाई देते भारत की गलियों में घूमते नजर, और तो ये जाकर कोई बयान देना होता है तो विदेश की धरती पर इनको भारत मां से कहते ही प्रेम उरेम नहीं है, इनको संविधान से प्रेम नहीं है, इनको अब तो लोकमार्ग हो गया प्रधानमंत्री आवास और कार्यालय जी। पहले से कहां थे, पहले से कहां थे रेसकोर्स वाले? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से जो आज तक संविधान को धज्जी उड़ाने वाले, संविधान की हर माने पॉइंट्स, धारा को लातों से कुचलने वाले, आपको बताना पड़ेगा आज के अवसर पर कि आपकी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने क्या किया और किस तरह से पूरे संपूर्ण भारत में, मैं एक शब्द कहूंगा,
दमनकारी नीति अपनाया और संविधान को पैरों से और अपने सैंडल से तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कुचलने का काम किया इंदिरा गांधी ने। तो क्या गलत है? नहीं, जो उनका ये कहना क्या गलत है कि बीजेपी संविधान को खत्म करके मनुस्मृति वाला प्रावधान लागू करना चाहती है? संविधान खत्म करने का वो भविष्य में बीजेपी की मंशा का उल्लेख कर रहे हैं क्या? इससे छिपाने का प्रयास है? आप उन पर संविधान के हत्या का आरोप लगा रहे हैं तो हम हत्यारी कांग्रेस है। आगे आप ये करने वाले हैं, वो कहते हैं हत्यारी कांग्रेस को भारत की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आगे उनको कोई अवसर नहीं मिलेगा सत्तासीन होने में भारत में। वही तो उनका दावा है कि आप 400 पहुंच जाते, लेकिन अगर आपकी मंशा का खुलासा वो नहीं करते कि आप संविधान के खिलाफ विचार रखते हैं, मनुस्मृति पे विचार पर आगे देश चलाना चाहते हैं, तब तो आपको 400 से 200 पर समेटने में वो कामयाब रहे। अरे भाई उनको सिखाइए ना। हम देश चला रहे हैं तीसरी बार हैट्रिक लगा के। हमारे मुखिया नरेंद्र भाई मोदी जी देश के चौकीदार। आप देख लीजिए कांग्रेस के शासन और हमारे शासन का अंतर मिलान कीजिए। जितनी योजनाएं गरीब कल्याण की देश के अंदर हर जाति हर वर्ग के लोगों के बीच जो सपना था, हमारा सपना था, हमारा जनसंघ और विचार परिवार का कि सबको साथ लेकर चलना है। अंतिम पावदान पर बैठा व्यक्ति माने सामाजिक समरसता को बहाल करते हुए गांव गांव तक विकास पहुंचाना है। तो मैं अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संकल्प का भारत बना रहे हैं। हम दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पर रुक जाइए, या फिर संविधान को खत्म करने का रास्ता तलाश रहे हैं जी। उनके सपनों का भारत संविधान के अनुसार बनाना चाहते हैं। एक तरफ मेरे हाथ में संविधान का जो पवित्र हमारा संविधान का पवित्र कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट मिला एक एक व्यक्ति को, उसको मैं बायां हाथ में, और संकल्प को सेवा का संकल्प है, सेवा का संकल्प को दाईं हाथ में। हम 100% जो निहित है संविधान में जी, उसको हम इस संकल्प के माध्यम से जो संभव हो पा रहा है, संविधान जो हमको देता है राइट, उसके अनुसार हम आगे सेवा कर रहे हैं। हम सरकार चलाते हैं नहीं, हम सेवा की भावना से देशवासियों को भारत मां के एक एक सपूत का हम सेवक हैं। और उसी सेवा भावना से जी भारतीय जनता पार्टी और देश की एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही है। और एक एक विषय को हम देख रहे हैं। अब छटपटाने का कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस छटपटाए जिस तरह से मछली छटपटाती है, छटपटा लीजिए, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैंने कहा चलिए ठीक है, भारत की जनता कह रही है। आप याद रखिए, आपने जो भारत को इन्होंने नजरबंद किया, एक तरह से देशवासी को जिस तरह का जलालत झेलने के लिए मजबूर किया कांग्रेस के आपातकाल ने, कि आज 51 वर्ष आपातकाल के हो गए। तो ऐसे कांग्रेसियों का जब तक धरती रहेगा, मैं आपको बता दूं, अभी आप चर्चा कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टी इसको उठा रही है, बाकी करे, केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जब तक सृष्टि रहेगा, भारत रहेगा, तब तक कांग्रेस के आपातकाल को भारत की जनता भूलने वाली नहीं है। और इनको हर बार सजा मिली है और सजा मिलेगी। आगे कोई मौका भारत की जनता इनको देश की सत्ता पर बैठने के लिए नहीं दे। ठीक है, हम एक बार फिर रमाकांत जी के पास चलते हैं। रमाकांत जी, इसी
एग्जैगरेशन है, अतिशयोक्तिपूर्ण जो शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं, जो चित्रण कर रहे हैं, भारत माँ में बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता जो अंग्रेजों के समय हुआ करती थी, वो राजशाही मानसिकता के जकड़न में थी इंदिरा गांधी के समय। संविधान प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग किया गया और सत्ता को अपने मुट्ठी में कैद करके जनता के अधिकारों को निरस्त कर दिया गया और जो मन आया वो किया गया। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। आयोग गठित किया गया, उसने 3 रिपोर्ट पेश की है जो ये बताता है कि उस समय ज्यादती हुई थी उस समय की। लेकिन आबादी जो याद रख सकती है स्थितियों को, अगर 15-20 साल के युवा भी रहे होंगे तो आज के समय में वो 65-70 साल के हो गए होंगे, जो आबादी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। 150 करोड़ की हमारी आबादी में आपातकाल की परिस्थितियों से रूबरू होने वाले गिने चुने लोग होंगे, 2-4 करोड़ से ज्यादा नहीं बचे होंगे। उन्हें याद रखने वाले और उनके अगली पीढ़ी के लोग जिनको उन्होंने याद बताया होगा, अपने स्मरण को, अपने अनुभव को, वो कुछ गिने चुने लोग होंगे। तो आज की 150 करोड़ की आबादी को इस अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों वाले प्रयोग से इतर सच्चाई से कैसे परिचित कराया जाए, उसके पीछे भी क्या राजनीति देखनी है या आगे इस तरह की गलती किसी राजनीतिक दल से ना हो, इसलिए जनता को यह याद दिलाना जरूरी है। देखिए दीपक जी, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। अगर आपको याद होगा, जब पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो इन्हीं इंदिरा गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा माता की संज्ञा दी थी। और उस दुर्गा माता जी के रूप वाली इंदिरा गांधी ने जब संविधान से ऊपर उठने की कोशिश की तो वही जनता ने उसे उतार भी दिया। तो सवाल ये है कि भारतीय लोकतंत्र पर विश्वास कीजिए। और रही जानकारी की बात, तो भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति, भारतीय सिनेमा इतना समृद्ध है कि उस आपातकाल के इतिहास पर इतनी सारी किताबें और इतनी सारी फिल्म बन चुकी है और इतने सारे हम कह सकते हैं वक्तव्यों का भंडार हर 25 जून को लगता है। हर वो उस युग के लोग उसका विवरण देते हैं। वो कहीं न कहीं हमारे जनमत के बीच में कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से पहुंचता है। और मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई भी इवेंट, चाहे वो बांग्लादेश का बनना हो, चाहे वो आपातकाल हो, चाहे वो जंगल राज की बात हो, वो युवा आज के जन भी उसको पूरे तरह से जानते हैं, क्योंकि उनके पास माध्यम, बहुत सारे माध्यम हैं। अब रिपीट करने के लिए राजनीतिक दल ही केवल काफी नहीं है, उनके पास बहुत सारे माध्यम है। सवाल ये है कि जो हमारी जनता जो है इन चीजों को समझती है। आज जो भी पार्टी, कल कांग्रेस थी, आज भाजपा है, या बाद में कोई और पार्टी होगी, जब भी संविधान से ऊपर उठेगी, यहाँ की भारतीय लोकतंत्र जो जनता जो है उन्हें गद्दी से उतार देगी। इतना विश्वास मान के रखिए। न संविधान को खतरे में जाने देगी और न संविधान को नष्ट करने देगी और न संविधान को उस तरह से बदलने देगी जहाँ मौलिक अधिकार का हनन होगा। उन्हीं भावों को यहाँ रखा है रमाकांत जी, जो संजीव जी भाव को रख रहे थे। वो कह रहे थे कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक संविधान की हत्या करने वाले सत्ता में वापसी नहीं करेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 75 तक आपातकाल और फिर 80 में कांग्रेस की वापसी। तो फिर ये कैसे मान लें? क्या उस समय के लोग 5 साल में भूल गए थे कि आपातकाल के दौरान उनके साथ क्या हुआ था और कांग्रेस की वापसी सत्ता में हो गई थी और लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही? संजीव जी आपसे भी यही सवाल, रमाकांत जी आपसे भी यही सवाल। पहले संजीव जी आप जल्दी से जवाब दे लें। अरे ऐसा है कि 1980 की जो चर्चा आप कर रहे हैं, वो आपातकाल तो मैं नहीं कहूंगा कि याद नहीं था जी, लेकिन चुनाव में तरह तरह के माहौल बनते हैं, तरह तरह की बातें होती है जी, और अंतत्वगत्वा तो मालिक जनता होती है। बिल्कुल, जनता मालिक के अनुसार ही सरकार का गठन होता है, उनके जनमत के आधार पर, उनके मत के आधार पर जी। अगर बीच में कांग्रेस को किसी कारणवश अवसर मिला तो जनता का जनादेश, उस समय का जनादेश का मैं आज भी आदर करता हूं। जनता सर्वोपरि है। लेकिन कांग्रेस उस समय पुनः अवसर प्राप्त की, लेकिन आगे उनकी क्या स्थिति रही उसको कम से कम पहले आपातकाल वाले, बाद वाले, उसके बाद वाले जी, माने क्रमशः गिरावट उनकी आते रही आगे तक।
उस गिरावट को भारत की जनता ने महसूस किया कि एक कांग्रेस बहुरूपिया है, ये शासन करना जानती है, जनता की सेवा और जनता के कष्ट से कांग्रेस को कोई लेना देना। चलिए, ये बड़ी बात आपने कह दी। समय अभाव है, जल्दी से हम रमाकांत जी से भी उनका पक्ष जान लेते हैं। रमाकांत जी, 5 साल में वापसी हो गई, आप कह रहे हैं जन जी को सब कुछ पता है। जी बिल्कुल, मैं ये कहना ये चाह रहा था कि अगर कांग्रेस के प्रभाव या के सीमा घटने के कारण आपातकाल के बाद जनता दल का शासन अगर आया तो वो बहुत दिनों तक कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन वो अपने आप के अंतर्कलह में जब उतर गई तो फिर क्या हुआ, फिर बाद में कांग्रेस ही आई। आपको याद होगा उसके बाद राहुल गांधी बहुत ज्यादा बहुमत के साथ में आए, तब क्या आपातकाल की यादें तो और ताजा थी उस समय जब राहुल गांधी को 400 से ज्यादा सीटें आई थी, जो अभी तक बीजेपी को नहीं आई है। और सच मान लीजिए कि अगर जनता दल यू की असफलता के बाद जो वातावरण राजनीतिक बना, उसके बाद ही बीजेपी का उदय हुआ है। वो 2 सांसद से आज लगातार 3 बार सत्ता में रहने वाली पार्टी बन चुकी है, तो वो कहीं न कहीं परिवर्तन के उस रूप को दिखाती है कि कोई चीज अस्थायी नहीं होता है। चलिए, अगर बीजेपी ये समझ ले और सीख ले कि किस तरह से पुरानी गलतियों का दोहराव ना हो और विरोधियों ने जिन गलतियों को बार बार दोहराकर खुद को गर्त में पहुंचा दिया है वो स्थिति ना हो, तो ये अच्छा होगा। और अगर कांग्रेस भी अपनी गलतियों से सबक लेके आगे, जिस तरह से संजीव जी कह रहे हैं कि जनता की सेवा से उनका कोई सरोकार नहीं है, बस सत्ता और शक्ति से उनका सरोकार है, तो वो अगर सबक लेके जनसेवा में जुड़े तो उनका जो ह्रास हो रहा है उसमें वो कुछ रुकावट लाएं और फिर शायद आगे बढ़ने की संभावना भी देख पाएं। समय अभाव है, नहीं तो लंबी चर्चा इस पर बनती है। हम आगे जरूर प्रयास करेंगे कि आपातकाल पर आज की पीढ़ी की सोच को समझें और पिछली पीढ़ी और अगली पीढ़ी इस आपातकाल को कैसे देखती रही है और आगे देखने की संभावना बन रही है, इस पर बातचीत करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी और रमाकांत जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।